सिंधु साहब, आपको क्या लगा प्रधानमंत्री जी की रैली को देखकर? क्या अंदाजा आपका लगता है? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की आज रैली थी और जिस क्षेत्र में थी और जहां वो चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का इस तरह से आगाज किया जाए, जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक निराशाजनक माहौल बना हुआ है, उसमें कहीं वो कोई उत्साह भर सके। लेकिन ये इसी पहले प्रयास में ही असफल दिखाई दिए, क्योंकि जितने भी लोग वहां आए हुए थे, हमेशा ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी जब भाषण शुरू करते हैं तो लोग तालियां या शोर मचाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद जब 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 उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की या कांग्रेस पे आक्षेप लगाए, तो उसमें भी लोगों का उनको समर्थन दिखाई नहीं दिया। और जिस तरह के वो मुद्दे उठाए उन्होंने और जिस तरह की वहां बातें की, वो बातें पहले से होती रही हैं। और जिस तरह उन्होंने हरियाणा के लिए तीसरी बार सरकार का कहा कि हरियाणा में हैट्रिक लगाएंगे, हरियाणा में मेरा पुराना नाता है, या किसानों के लिए जो बात कही, जो अलग अलग पक्ष उठाए उन्होंने, पहलू उठाए, तो उनमें सभी में उदासीनता, जो दर्शक थे जो वहां मौजूद थे, उनकी तरफ से जो उदासीनता का भाव देखने में आ रहा था, वो स्पष्ट तौर पे आपने विजुअल में देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अब बात आती है कि कौन लोग आए हुए थे। अब आप ये देखिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे किए गए और वहां संख्या लगभग 5,500 की थी। अब 23 विधायक या 23 बड़े नेता अगर मान लीजिए इतनी ही जनसंख्या इकट्ठी करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि प्रति विधायक करीब आप मान लीजिए कि 2,000 या 1,000 के करीब उनकी उतनी भी नहीं बनती, और 250-300 के करीब पड़ता है कि भी ये वोट तो सुरक्षित है। अब उतनी जनसंख्या को एक एड्रेस करना, उस तरह से एक संदेश देना, और उनमें जो मुद्दे उठाए। अब उन्होंने बोला कि हमने किसानों के लिए, उन्होंने बात की किसानों पे, क्योंकि वो एक इलाका ऐसा है जहां से मैक्सिमम भारत का 40% के करीब जो बासमती है, जो चावल है, वो एक्सपोर्ट होता है। ये कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला यमुनानगर का क्षेत्र है। और उसमें जब किसानों के लिए बात उठाई, तो उन्होंने कहा कि हमने आपका 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ अपने सिर पे ले लिया, जो सब्सिडी मिलती रही है फर्टिलाइजर पे। अब ये कोई पूछे उनसे कि ये तो पहले की सरकारें करती आ रही हैं, इसमें कौन सा विलक्षण काम है। दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने 10 किलो जो वजन घटाया कट्टे का, जो उस बोरी का वजन घटाया, वो किस कारण से घटाया। उसके अलावा अगर मान लीजिए बात करते हैं वो कि हम लोगों को रोजगार देंगे, तो मनरेगा का बजट क्यों घटाया, वो नहीं बताया। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे, अच्छा, आदर्श गांव की बात होती थी। प्रधानमंत्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने सभी सांसदों और सभी विधायकों तक को ये कहा कि गांव को गोद लिया जाए, आदर्श गांव बनाया जाए। आज उन्होंने गिनती नहीं की कि हरियाणा में कितने आदर्श गांव बने, क्या आदर्श गांवों की स्थिति है। तो वो जिस तरह से उन्होंने अपने अपने वहां बातें रखी हैं, वो सारी की सारी बातें वो हरियाणा के कंटेक्स्ट से बाहर की बातें, ऐसा स्पष्ट तौर पे। सिंधु साहब, एक सवाल यहाँ पे, अभी जो बात अभी रविंद्र जी ने कही कि वहां रैली के जो पोस्टर्स थे, जो बैनर्स थे, वहां पे मनोहर लाल खट्टर साहब की तस्वीरें गायब थी, ऐसा क्यों? देखिए, हरियाणा में एक चीज मैं बड़े स्पष्ट तौर पे बता दूं कि हरियाणा में भारतीय जनता, कहा आक्षेप लगता है कि गुटबाजी कांग्रेस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी दिखाई नहीं देती। वहां का जो ध्रुवीकरण है, पावर का जो ध्रुवीकरण, पावर सेंटर से, अब आप देखिए कि हरियाणा में एक लाइन है पावर सेंटर की जो सीधी सीधी आरएसएस और मनोहर लाल खट्टर जी के साथ जुड़ी हुई, दूसरी है नरेंद्र मोदी जी के साथ, और तीसरी और है वो अमित शाह जी के साथ। तो ये इनमें जो आपस में खींचातान है, उस तरह से जो दिखाई दे रहा है। अब कहने में हरियाणा में एक बात प्रचलित हो रही है कि कांग्रेस की ज्यादातर जो टिकटें हैं वो हुड्डा गुट ने दिलवाई हैं, या हुड्डा साहब का वहां वर्चस्व रहा, और यहाँ अब ये कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने दिलवाई हैं। और बहुत सी ऐसी सीटें हैं या ऐसी टिकटें हैं जो मनोहर लाल, जिन पे आक्षेप लगता है कि मनोहर लाल खट्टर जी की हस्तक्षेप से वो चीजें इधर से उधर हुई हैं। उसमें एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, वो लड़ना चाहते थे बरवाला से, उनको बरवाला से नहीं लड़वाया गया, उनको वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर दिया गया।
जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं उनको नलवा की कॉन्स्टिट्यूंसी से उठा के बरवाला की कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया गया। अब वो बरवाला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लड़ना चाहते थे कैप्टन अभिमन्यु। तो ये आपस की जो खींचातान होगी उसमें कौन किसकी तरफ जाएगा ये भी अब देखने वाला है, और ये हर जगह हर जिले में हो रहा है। तो ये आप देखिए कि जो अभी टिकटों का बंटवारा हुआ जिस प्रकार से, और जो ये ध्रुवीकरण है, इनका अपना ही ध्रुवीकरण है। और आज जो मनोहर लाल खट्टर जी का चेहरा वहां नहीं था, उनकी वो ऐसी उपस्थिति दर्ज नहीं, उनका व्याख्यान नहीं किया गया। तो आप ये देखिए जो एंटी इनकम्बेंसी है, अब डबल इंजन की सरकार थी तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी डबल ही होगी ना। तो उस डबल एंटी इनकम्बेंसी को निपटने के लिए एक चेहरा तो हटा दिया, दूसरे चेहरे को ये बता दिया कि ये बड़े विनम्र हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं। अभी तो उनको जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए, और उनके पहले सांसद रहते हुए या विधायक रहते हुए ऐसे कोई विलक्षण काम नहीं है। और इन्हीं दिनों में भी उन्होंने जो निर्णय किए हैं वो निर्णय जो मनोहर लाल खट्टर जी की 9.5 साल की सरकार में हुए, उनमें से बहुत से निर्णय को उन्होंने पलटा है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि एक इनके आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद एकदम से कोई ऐसी विलक्षण योजना हरियाणा के लोगों के लिए बन गई जिससे एक बहुत बड़ा प्रभाव हरियाणा में पहुंच जाए। तो ये बहुत से ऐसे कारक हैं, कारण हैं जिनकी वजह से आज का ये जो इनका आयोजन रहा और जो रैली रही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शो मात्र रह गया। लेकिन उसमें जो राजनीतिक एक दम था, वो दम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। और इसके कारण हैं, उन्होंने आज ये नहीं कहा कि ये एक पिछड़ा वर्ग का आपको चेहरा दिया है, आप सभी लोग इनके साथ हो जाएं। क्योंकि अगर जैसे ही वो ये कहते हैं तो उधर से राव इंद्रजीत जो पिछड़ा वर्ग हरियाणा में है, जो अहीर है, यादव है, यादव समाज सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग है, तो उनके लिए क्या बोलेंगे? कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे बिंदु जिनको आ गए, जिनको बिल्कुल सिंधु, और ये ही ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उन्होंने जो ये पोस्टर पे जो नाम नहीं आए या चेहरे गायब हुए,